आपको तो पता ही होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट किस जगह पे सिचुएटेड है, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट वो मेटालिक बिहेवियर रखेगा या नॉन मेटालिक बिहेवियर रखेगा। हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अगर एक पीरियड में, मतलब एक रो में, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़े तो मेटालिक बिहेवियर का क्या होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी एक कॉलम में तो फिर मेटालिक बिहेवियर का क्या होगा। तो इससे पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मेटल हम कहते किसे हैं। तो देखिए, वो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते समय, केमिकल बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, उस तरह के एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, कौन कम रखता है, इसे समझने के लिए हमें एक और टर्म को समझना होगा। वो टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी। एक एलिमेंट के एटम से, न्यूट्रल एटम से, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी जरूरत पड़ता है उसे उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। देखिए, अगर मान ले ये एक एटम है, इसके यहां पर न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ खींच के रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो एक न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी को उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए, कोई अगर मेटालिक बिहेवियर ज्यादा रखेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसका एक और मतलब होगा कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसका मतलब लेस आयनाइजेशन एनर्जी हमें यह बताएगा कि उसमें ज्यादा मेटालिक बिहेवियर है। अब इस पीरियोडिक टेबल में हम यही देखने वाले हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा। हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को फिलहाल कंसीडर न करते हुए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन को कंसीडर करेंगे। यहां पर हम एक छोटा सा सेक्शन लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम को कंसीडर कर रहे हैं। इसी से हमें अंदाजा मिल जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किस तरह का बिहेवियर रखता होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम से बेरिलियम को कंपेयर करेंगे, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर लिथियम के साथ सोडियम को कंपेयर करेंगे, मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार लेफ्ट राइट कंपैरिजन हो जाए। लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पर दिख रहा, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पर दिख रहा है। ऑब्वियसली बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आप ये सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हुए भी समझ सकते हैं। यहां पर देखें, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो एक जनरल ट्रेंड है, मैं फिर से बता दूं, जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। याद रखें, इसका एबरेशन भी है, उस पे हम आगे बात करेंगे। सो जनरली लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाते हुए देखिए, लिथियम से सोडियम जाते हुए आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी घटा। वही ट्रेंड आपको यहां पर भी दिखेगा, बेरिलियम से मैग्नीशियम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घटा, ऊपर से नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें इसके एटम्स को कंसीडर करना होगा, इसके जो नंबर ऑफ शेल्स है उन्हें कंसीडर करना होगा। चलिए लिथियम, बेरिलियम और सोडियम को कंसीडर करते हैं।
देखिए, लिथियम में दो शेल्स होता है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। वही बेरिलियम के लिए भी होता है। सोडियम में 3 शेल्स होता है। चलिए लिथियम में वापस आते हैं। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होता है, मतलब 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को लिथियम से बाहर निकालना, इसके एटम से बाहर निकालना है, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से उसे बाहर निकालना है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा। अब आप देखिए बेरिलियम के केस में क्या होगा। बेरिलियम के केस में उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होता है, तो पॉजिटिव 4 यूनिट का चार्ज होगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिथियम और बेरिलियम दोनों के लिए सेकेंड ऑर्बिट है, लेकिन बेरिलियम में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण लिथियम लिथियम का न्यूक्लियस जिस स्ट्रेंथ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, बेरिलियम में चार्ज ज्यादा होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा फोर्स से खींचे रखेगा। मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा उससे कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा बेरिलियम के केस में, क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। उसी फोर्स के अगेंस्ट खींचते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसका मतलब जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। अब ऊपर से नीचे कंपेयर करते हैं, लिथियम के साथ सोडियम को अगर कंपेयर करें तो आपको लग सकता है कि सोडियम में तो बहुत सारा चार्ज है, लिथियम में अगर +3 है, सोडियम में +11 है, तो यहां पर तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है सेकेंड शेल नहीं है, सेकेंड ऑर्बिट नहीं है, बल्कि थर्ड ऑर्बिट है, और थर्ड ऑर्बिट काफी ज्यादा दूर होता है, सेकेंड ऑर्बिट से काफी ज्यादा दूर होता है। और भी दूर होता है फोर्थ ऑर्बिट, वो और बड़ा होता है, वो जो शेल है और बड़ा होता है। तो फिलहाल सोडियम के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है, लिथियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट है। जितना हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, उतना जो नंबर ऑफ शेल्स है एक एक करते हुए बढ़ते जाएगा। अब देखिए चूंकि ये दूर है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट चूंकि दूर है, तो इसे बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटते जाता है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नए शेल में जाके जुड़ता है। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है उससे मेटालिक नॉन मेटालिक ट्रेंड को हम कैसे पता लगाएंगे। ये तो बड़ा आसान है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि उसमें लेस मेटालिक बिहेवियर आता है। तो जितना हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना नॉन मेटालिक बिहेवियर आपको दिखेगा। जैसे कि हमें पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स है। ये सब नॉन मेटल्स देखिए किस तरफ है, ये राइट साइड में नॉन मेटल्स है। अब देखिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए मेटालिक बिहेवियर बढ़ते जाएगा। जितना आप नीचे जाएंगे, लिथियम से सोडियम ज्यादा मेटालिक होगा, उससे पोटेशियम ज्यादा मेटालिक होगा। इस तरह से ऊपर से नीचे जाते जाए तो मेटालिक बिहेवियर जो है वो बढ़ते जाएगा। यहां पर इस जगह पे जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इसका बिहेवियर मेटल नॉन मेटल के बीचों बीच का है, इसीलिए इन्हें सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड उस तरह का एलिमेंट है जिसमें कि दोनों तरह का प्रॉपर्टी दिखता है, मेटालिक प्रॉपर्टी भी दिखता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी दिखता है। सम केसेस, कुछ केसेस में मेटालिक बिहेवियर ये शो करता है, कभी कभी ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच है। और नॉन
नॉन मेटल आपको इस जगह पे दिखेगा, यहां पर। ये जो इनर्ट गैसेस है या नोबल गैसेस है, ये भी नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहता, मतलब इसमें बिल्कुल मेटालिक बिहेवियर नहीं होता। और ये जो एलिमेंट्स है ये भी नॉन मेटल्स है। साथ ही साथ ध्यान दें, यहां पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भले ही यहां पर रखा गया हो, हाइड्रोजन को इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहां पर रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट में आप हाइड्रोजन को बीचों बीच कहीं पर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे पिछले वीडियोस में हमने बात किया था, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ये एल्कली मेटल जैसा भी होता है और इसका प्रॉपर्टी हैलोजन जैसा भी होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है एल्कली मेटल्स है। ये बहुत छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकता है, इसीलिए ये दो तरह का प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका जो प्रॉपर हाइड्रोजन का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल पे कहीं पर नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ टेक्स्ट में हाइड्रोजन को बाहर रखा जाता है, इन सब ग्रुप से बाहर रखा जाता है। तो ये जो है ये सारे नॉन मेटल्स है। और जो मेटलॉइड है और नॉन मेटल है, इसे छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स है सब मेटल्स है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो 7th पीरियड है ना, 7th पीरियड को आप कंसीडर ना करें। 7th पीरियड के बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो मैन मेड एलिमेंट है, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उसका जो लाइफ साइकिल है ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये सब जो है, इसके बारे में, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास कुछ खास नॉलेज है नहीं। तो 7th पीरियड को अगर आप एक्सक्लूड करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मान ले 7th पीरियड के बारे में हम लोगों को कुछ खास पता है नहीं। 6th पीरियड तक देखें, जो भी आपको एलिमेंट्स दिखेगा, ये तो इधर तो नॉन मेटल है और इधर मेटलॉइड है, और बाकी जितना भी एलिमेंट्स है सारे मेटल्स में गिना जाता है। अब जैसा कि हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। किसी किसी केस में इसका एक्सेप्शन भी है। चलिए देखेंगे वो एक्सेप्शन कहां पर है और क्यों है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पीरियड से, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां पर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है, यहां पर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी भी होता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आपने कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड चैप्टर को देखा था तो आपको पता होगा कि ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। हीलियम के लिए देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए न्यूट्रल एटम से, उस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो जो आयन में कन्वर्ट हो गया, उस आयन से अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक में हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें, हाइड्रोजन और हीलियम के आयनाइजेशन एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम जा रहे हैं हम लोग, यहां लिस्ट में आपको ऊपर से नीचे दिख रहा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट से राइट है। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, जो कि जनरल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अब दूसरे पीरियड में आते हैं। दूसरे पीरियड का ये सारे मेंबर्स हैं। यहां पर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी की हमें फिलहाल तो कोई जरूरत है नहीं। यहां पर आप देखें, लिथियम से बेरिलियम जाते हुए एनर्जी बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन जाते हुए जो आयनाइजेशन एनर्जी है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लिस्ट में ऊपर से नीचे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस आपको इन 2 जगहों पे दिखेगा। बेरिलियम से बोरॉन जाते हुए देखिए आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए आपको जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी, एफ सबशेल, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में डिटेल्स में चर्चा किया था एक वीडियो में, और आगे चल के जो हमने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बात किया था, उसमें भी हमने इस टॉपिक पे चर्चा किया था। अगर आपने उन दोनों में से कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको ये बेसिक आइडिया होगा कि क्या होता है यहां पर। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समय कभी मिले तो जरूर से वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो शेल्स होता है
हम तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे शेल्स कह के पार हो जाते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, लेकिन वो सारे शेल्स जो है सब शेल्स से बना हुआ होता है। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। जैसे कि फर्स्ट जो शेल है वो सिर्फ एस सब शेल से बना हुआ है। सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल जो है उसमें 2 सब शेल्स होता है, एस और पी। थर्ड में होता है 3, एस, पी और डी। फोर्थ में होता है एस, पी, डी, एफ। इस तरह से ये चलते जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है वो कुछ इस तरह से फिलअप होता है। सबसे पहले एस भरता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एस में जो है एक ऑर्बिटल होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। हमेशा याद रखें एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एस में रह सकता है। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो पी 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब ये भरता कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिलअप होता है? सबसे पहले तो 1s भरता है, फिर इस तरह से डायगोनली आगे बढ़े तो 2s भरेगा, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर डायगोनली आगे बढ़े तो 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा। इस तरह से फिर 3d, फिर 4p, यहां पर 5s होगा तो फिर 5s भरेगा। इस तरह से यह भरता है। अब देखिए बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहां पर हम लोगों ने सब शेल्स को ड्रॉ किया है। 1s, 2s, 2p के 3 ऑर्बिटल, 2px, 2py और 2pz। हर एक ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब देखिए बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। 4 मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरेगा? पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर जाएगा। अब अगर आप बोरॉन को देखें तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो यहां 1s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई सब शेल पूरा खाली हो तो उसमें स्टेबिलिटी आता है, उस एटम में स्टेबिलिटी आता है या उस आयन में स्टेबिलिटी आता है। या फिर अगर वो आधा भरा हो तब उसमें स्टेबिलिटी आता है, या फिर अगर वो पूरा भरा हो तो फिर उसमें स्टेबिलिटी आता है। मतलब अगर ये पूरा खाली हो तो स्टेबल होगा, रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल होगा। अगर ये आधा भरा हो तो रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल होगा, और अगर ये पूरा भरा हो तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए बोरॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। p पूरी तरह से खाली हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। चूंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि p पूरी तरह से खाली है, इसीलिए बोरॉन में एक टेंडेंसी होता है कि वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इस तरह का रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। इसीलिए बोरॉन में थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3। देखिए ये आधा भरा हुआ है, P जो है आधा भरा हुआ, px में 1, py में 1 और pz में 1। तो ये रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करें। अब अगर आप ऑक्सीजन को देखें, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा नाइट्रोजन का, मतलब थोड़ा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हाफ फिल्ड p सबशेल है। हाफ फिल्ड p सबशेल अटेन करने के लिए, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना जो है उसका स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ऑक्सीजन में थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। इसीलिए देखिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने
करने का और लूज करके थोड़ा सा स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको नियॉन का दे रहा हूं। आपको पता है ये इनर्ट गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको जो पी सब शेल है ये पूरी तरह से भरा हुआ मिलेगा। जो आउटर मोस्ट जो शेल है ये पूरा भरा हुआ है, एस भी भरा हुआ है, पी भी भरा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल्स है, जितना भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स है या रिलेटेड ऑर्बिटल्स है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब इसी तरह का एबरेशन आपको थर्ड पीरियड में भी दिखेगा, फोर्थ में भी दिखेगा, फिफ्थ में भी दिखेगा, हर जगह पे आपको दिखेगा। यहां पर भी आपको दो जगह पे एबरेशन दिखेगा। देखिए यहां पर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाते हुए और फास्फोरस से सल्फर जाते हुए। रीजन सेम है। इस बार हम लोग अंदर के ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं कर रहे, यहां पर सिर्फ हम 3s और 3p को ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इसका वैलेंस शेल है। अब देखिए यहां पर ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्यूमिनियम ये टेंडेंसी रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे और ऐसा थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये रिलेटिवली कम है। और वही चीज आपको फास्फोरस और सल्फर में भी मिलेगा, जैसे पिछले केस में हमने देखा था ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले केस में। यहां पर भी वही आपको दिखेगा कि सल्फर अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो फिर इसे थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है रिलेटिवली थोड़ा सा कम है। ये सारी जो चीजें हैं इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 11th में थोड़ा डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। मुझे लगा अगर थोड़ा बहुत आप अभी से थोड़ा बहुत समझ जाए तो वहां जाके आपको दिक्कत कम होगी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर स्टैंडर्ड 10th के लिए केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।